सिनेमाया के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, जब से हमारी जिंदगियों में यूट्यूब आया है तो इस यूट्यूब का बड़ा ही फायदा हुआ, और अगर पॉजिटिवली देखें तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है ये फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम, इस तरह के जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं कि जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, बहुत सारी एजुकेशनल जानकारियां देते हैं, सियासत पे बात होती है, रिलीजन्स पे बात होती है, और ऐसी बहुत सारी गुत्थियां हैं कि जिनके बारे में हम अब तक परेशान थे और वो गुत्थियां सुलझ नहीं पाई थी। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए, इस पे जो विद्वान लोग आते हैं उनके जरिए हमारी वो गुत्थियां भी सुलझी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन प्लेटफॉर्म्स का एक इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते। जब से ये जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है आम लोगों के हाथों में आ गया है, आम लोगों से मुराद वो आम इंसान के जो अपना ज़मीर बेच चुके हैं, जो अपने इक़दार से दूर हो चुके हैं, जो अपने वैल्यूज को खो चुके हैं, जिन्हें सही और गलत की कोई तमीज नहीं है, जाहिल मुतलक लोग, बेहिस लोग, इनके हाथों में भी बड़ी आसानी से ये सोशल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। और जो तमाशे होते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, खा वो फेसबुक हो खास तौर से या फिर यूट्यूब, वो तमाशे आपको नजर आते रहते हैं। और मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ऐसे में ये जो इनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है उसे चेक करने वाले कहां सो जाते हैं। 7 सेकंड से 7.1 भी हो तो कॉपीराइट का इशू आता है। लेकिन जब इस तरह की बेहुदा बातें लोग फैलाते हैं तो उनके मिलियंस में व्यूज जाते हैं। मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूं। खुद मेरे ही बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस की जिनमें इंफॉर्मेशन भी होती है, बहुत अच्छी बातें होती हैं, अगर मैंने कहीं से रेफरेंस में भी कुछ ले लिया तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। मजबूरन मुझे उस वीडियो को डिलीट करना पड़ता है। वहीं पे मैंने देखा कि अनाप शनाप बकने वाले लोग, उनकी कोई पकड़ नहीं। बहरकैफ, इन बातों से परे हट के मैं जो कहना चाह रहा हूं आज, कि जंग के हवाले से हो या किसी शख्सियत के हवाले से हो या जो भी है, इसे लेकर तो तमाशे बहुत ज्यादा ही लोग करते हैं। और हर शख्स जिसे देखिए वो विद्वान बन बैठा है, रिपोर्टर बन बैठा है और एजुकेशनिस्ट बन बैठा है और अपनी अपनी क्या कहते हैं कि इल्म का बखान कर रहे हैं। उनमें से 99.9% तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जिन्होंने बाकायदा डिप्लोमा लिया हुआ है। मुझे अगर एतराज है तो इस बात पे एतराज है कि रफी साहब की शख्सियत पे जब कोई शख्स कीचड़ उछालता है या उन्हें किसी भी तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करता है या उनके नाम को दागदार करने की कोशिश करता है या उनके बारे में कोई ऐसी वैसी अनाप शनाप झूठी सीधी बातें करता है, तो फिर अंदर से मुझे एक उबाल महसूस होता है और जी चाहता है कि मैं उस शख्स का, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो गरिबान पकड़ के उससे पूछूं कि तुम्हें यह हक किसने दिया और तुमने ये इंफॉर्मेशन कहां से हासिल की। अभी हालिया मेरी निगाहों से एक ऐसा ही वीडियो गुजरा और उस वीडियो के लिए मैं खास तौर से आज आपके सामने बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप भी जरूर देखें। तो बहरहाल बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं उस वीडियो की डिटेल्स की तरफ के जहां पे आपको खुद पता चलेगा कि ये लोग गिरावट की कौन सी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो का जिक्र करने वाला हूं ये कोई वीडियो तो नहीं है, बल्कि यूं कह लीजिए कि ये एक ऑडियो है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड है। यूट्यूब पे काफी बड़ा चैनल है जिसका नाम है दृश्य के गुप्त संग्रह। कोई अर्जुन साहब इसे चलाते हैं और 2,78,000 इसके सब्सक्राइबर भी हैं। मैं जब चैनल पे गया तो मैंने देखा कि जिस तरह से उन्होंने चैनल को डिफाइन किया है, ऐसा लगता है कि हम किसी बहुत अच्छी जगह पे आ गए हैं, बहुत ही सच बोलने और खरा दिखाने वालों के बीच में आ गए हैं। लेकिन जब ये वीडियो मैंने देखा तो मैं गुस्से से भर बैठा। ये वीडियो क्या है कि रफी साहब की जिंदगी को लेकर एक बहुत ही खिलवाड़ किया गया है, एक मर्डर मिस्ट्री स्टोरी बनाई गई है।
और इतनी ज्यादा उसमें रंगामेजी की गई है और इतने झूठ बोले गए हैं कि मैं क्या कहूं। काश कि ये ऑडियो एआई नहीं होता, क्योंकि अभी तो साफ बचकर निकल जाएंगे कि भाई ये तो मशीन की आवाज है, मशीन ने बनाया। बनाने वाला कौन है? उस स्क्रिप्ट को लिखने वाला कौन है? उसे कमांड देने वाला कौन है कि जो उस वीडियो नुमा ऑडियो को सुनने के बाद तरह तरह के सवाल पैदा कर देता है। मैं आपको चंद सवाल जो खड़े होते हैं जहन में वो बता रहा हूं, फिर तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि उस वीडियो में ऐसा क्या कुछ कहा गया है। और जगह जगह पर मैं छोटे छोटे क्लिप्स भी उस ऑडियो के डालने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह है कि इन साहब ने अपने इस वीडियो नुमा ऑडियो में एआई जनरेटेड जो डाला है उसमें कहा है कि रफी साहब की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि रफी साहब की मौत एक मर्डर था। पहली बात तो यही है, और जिसका आज तक किसी को पता नहीं था। उस ऑडियो को सुनने के बाद मेरे जहन में दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि उन्होंने कहा एक जगह पे कि उनकी लाश का पोस्टमार्टम करने से घर के बड़ों ने मना कर दिया कि भाई जो होना था सो हो गया, अब लाश की बेहुरमती न की जाए। लेकिन उन्होंने कुछ इस अंदाज में इस बात को कहा है कि ऐसा लगता है कि शायद उनकी मौत में घर के कुछ बड़े भी शामिल थे। वहां पे एक शक का पहलू, उनके फैमिली मेंबर्स की जो बड़े हैं उनके लिए वहां पे एक शक का पहलू पैदा कर दिया गया है। जब उस ऑडियो को मैंने और आगे सुना तो मैंने एक देखा कि उसमें एक सवाल, एक बड़ी अजीब सी बात थी कि उनकी अम्मा ने उन्हें कसम दिया था कुछ बातों को लेकर। रफी साहब की अम्मा ने, रफी साहब की अगर हिस्ट्री पे आप जाएं, उनके बुरे बचपन से लेकर उनके मौत तक की कहानी को सुने तो फिर आपको यह बात समझ में आएगी कि ये कितनी फेक बात इन्होंने कही है कि उनकी अम्मा ने उन्हें कसम दी थी और रफी साहब ने शाहिद भाई को कसम दिया था। अब शाहिद भाई को कसम देने के पीछे जो कहानी है, ये जब आप इस ऑडियो को सुनेंगे तभी आपकी समझ में आएगा कि इन्होंने शाहिद भाई तक को घसीट लिया। जिस वक्त रफी साहब का इंतकाल हुआ था तो उस वक्त शाहिद भाई की उम्र महज मेरा ख्याल है कि 19 साल के आसपास थी। और फिर इन्होंने किसी मर्डर मिस्ट्री फिल्म की तरह से, बी ग्रेड की जो मर्डर मिस्ट्री फिल्में होती हैं उसमें उन्होंने एक डायरी निकाली है खोजकर, एक ऐसी डायरी कि जिसमें उन तमाम लोगों के नाम पते लिखे हुए थे जिसको रफी साहब वक्तन फवक्तन पैसे से मदद करते थे। और उसमें रफी साहब की जिंदगी के बहुत सारे राज पोशीदा थे उस डायरी में। तो भाई साहब वो डायरी कहाँ है? किसके हाथ लगी वो डायरी? इसका कोई जिक्र नहीं है। और फिर उसके बाद ये कि रफी साहब का एक खुफिया अकाउंट था एक बैंक में, जिसके एक मैनेजर हुआ करते थे अब्दुल रहमान साहब, और उन्हें पता था सब कुछ कि रफी साहब के पैसे कितने हैं और कहां कहां जाते हैं। तो भाई अब्दुल रहमान साहब किस बैंक के मैनेजर थे, कौन से ब्रांच के मैनेजर थे, उसका भी इसमें कोई जिक्र नहीं है। और उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने अपने ऑडियो में ये भी एक इस कहानी में इस तरह से बढ़ाया है कि धारावी के इलाके में रफी साहब जाया करते थे, वहां पे एक बेवा के मकान में जाते थे और उन्होंने किसी की मदद की थी और ऐसे किया था वैसे किया था। मतलब खुदा की पनाह, यहां तक कि उनके इस खैरात को देखते हुए, लोगों को पैसे बांटते हुए देखते हुए वहां की जो अंडरग्राउंड के लोग थे वो रफी साहब के खिलाफ हो गए और रफी साहब के खिलाफ उन्होंने एक फैसला कर लिया कि इन्हें इनकी सजा मिलनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं कि जिन्हें सुनने के बाद, और मैंने सुना, क्योंकि ये 1 घंटा 11 मिनट का वीडियो ऑडियो है, लेकिन मैंने सुना कि मैं देखूं कि ये शख्स कैसी कैसी बकवास कर रहा है। ऐसी ऐसी फेक बातें, कहीं पे किसी डायरी का जिक्र है, कहीं किसी पन्ने का जिक्र है, कहीं पे रफी साहब ने वो जो उसमें बहुत सारी खुफिया बातें अपनी जिंदगी की लिख रखी थी, शाहिद भाई ने कुछ पन्ने फाड़ दिए थे वगैरह वगैरह, न जाने। आज का ये वीडियो सिर्फ तमहीद है। मैं आपके सामने उस जो चैनल है उसका एक स्क्रीनशॉट में डाल रहा हूं, क्योंकि फिर अगेन मुझे कहना पड़ेगा कि हमारे जो यूट्यूब के जो एडमिन हैं ये कॉपीराइट डाल देंगे अगर मैं जरा सा भी अपनी हद को क्रॉस करूंगा। मैं आप लोगों को उस ऑडियो को सुनाने की कोशिश करूंगा या उनमें से किसी भी टुकड़े को थोड़ा सा भी ज्यादा अगर मैंने यूज किया तो फिर वही मेरे हाथों को बांध दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि आप लोग इस ऑडियो को सुने जरूर। मुझे अफसोस इस बात पे है कि बजाय लोग अपना दिमाग दौड़ाने के उस पर बड़े खूबसूरत से कमेंट्स भी करना शुरू कर देते हैं और किसी भी मनगढ़ंत कहानी को ये लोग सही मान लेते हैं और उस पर भी
वो लाइक देना शुरू कर देते हैं, उसके व्यूअर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। कम से कम एक बार अपनी आंखों का, अपने जहन का इस्तेमाल तो करो। खुद को रफी साहब का शहदाई कहने वाले, कम से कम रफी साहब की जिंदगी के बारे में सोचने की भी तो कोशिश कीजिए, जानने की भी तो कोशिश कीजिए कि हकीकत क्या है। और अगर कोई शख्स इस तरह की बदतमीजियां कर रहा है तो क्या ये आप लोगों का फर्ज नहीं कि इसके खिलाफ आप लोग आवाजें उठाएं और ऐसे चैनल को आप लोग ऑब्जेक्शन डालकर उसे बंद करवा दें? बजाय इसके, वाह क्या बात है, रफी साहब ग्रेट थे, रफी साहब ये क्या तमाशा कर रहे हैं आप लोग? आप लोग तो रफी साहब के चाहने वाले हैं ना, फिर आप लोग ये तमाशा क्यों कर रहे हैं? चलिए बहरकैफ, मैं आपके सामने वो एक स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं उस चैनल का, और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ दो चार ऑडियो भी आपको मैं सुना दूं। मुंबई के संत क्रूज इलाके में एक छोटा सा बैंक था जहां रफी साहब का एक गुप्त खाता था। इस खाते के बारे में उनकी पत्नी बिल्किस को भी नहीं पता था। की अलमारी में एक डायरी है जिसमें सभी पतों की पूरी सूची है। बेटे को वो डायरी दे देना और उसे समझा देना कि ये काम जारी रखना है। क्या रफी साहब को अपनी मौत का अंदेशा हो गया था या फिर किसी ने उन्हें धमकी दी थी? अगर धमकी दी थी तो किसने और क्यों? क्या रफी साहब के इस गुप्त दान ने किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया था जो नहीं चाहता था कि गरीबों तक? एक बार उन्हें एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने कहा, रफी साहब, आप बहुत नेक दिल आकर पैसे बांटते हैं, वो हमारे इलाके हैं। अगर आपको वहां काम करना है तो हमें हफ्ता देना होगा। उन्हें धमकियां देने लगे। उन्होंने कहा, रफी, तुम मुसलमान होकर गुनहगारों की मदद कर रहे, और तस्वीर के पीछे लिखा था, तुमने वादा निभाया लेकिन अब तुम्हारी बारी है। क्या कोई उन्हें धमकी दे रहा था या फिर कोई उन्हें याद दिला रहा था कि उनका समय आ गया है? ये पन्ना लिखने के बाद रफी साहब ने डायरी बंद की। तो दोस्तों, ये था वो अजीम इंसान गजीम ऑडियो जो कि एआई जनरेटेड है, और बस एआई का तो आप जानते हैं कि जिस तरह के कमांड आप देंगे उस तरह की चीज आपके सामने बनाकर पेश कर देता है। कभी इन लोगों ने रिसर्च करने की भी कोशिश की है? कभी इन लोगों ने रफी साहब की शख्सियत के अंदर उतर कर भी जानने की कोशिश किया है? कि बस कुछ भी ये महज व्यूअरशिप के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए? और कमाल है हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की भी कि भाई क्या धड़ाधड़ टिक लगाते हैं। चलिए, आपकी मर्जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह से दराज रहा तो शायद मुझे अपने कदमों को पीछे हटा लेना पड़ेगा कि मैं ये इतनी मेहनत क्यों करता हूं, मैं आप लोगों के सामने रफी साहब की जात से जुड़ी हुई सच्चाइयां क्यों लेकर आता हूं। बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है कि आप लोग सही और गलत के बीच जो एक फर्क है, आप लोग उसे भी ना समझना चाहते हैं, ना देखना चाहते। शिकायत मुझे आप लोगों से भी है। बहरकैफ, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।